हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ बीपीएससी 71st प्रीलिम्स का एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 4। और इससे पहले जो टेस्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो करवाया जा चुका है। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का जितना भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है पटना का, तो उसका भी टेस्ट का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप लोग वहां से उसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है कि भारत पर सबसे पहला सफल इस्लामी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का माना जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम किस देश का आक्रमणकारी था? तो आप सभी लोगों को पता है कि यह अरब आक्रमणकारी था और 712 ईस्वी में यह इंडिया पर आक्रमण किया था। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण या अभियान के क्रम को निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो पेशावर पर, और फिर हुआ था पंजाब पर, और फिर नागरकोट पर, यानी कि सी, बी और ए, इस तीनों का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना है। इसको मैं पूरा क्वेश्चन एडजस्ट कर देती हूँ पहले। इसमें मिलान करना है और पहला ऑप्शन में यानी सूची फर्स्ट में मोहम्मद गौरी का आक्रमण दिया हुआ है और सूची 2 में उसका वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सुमेलित कर लेते हैं। इसमें जो पहला है कि पाटन या गुजरात पर जो आक्रमण हुआ था 1178 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, और तराइन का 1192 था, और मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण 1175। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा जो सही क्रम है वो ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। चलिए चारों ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि महमूद गजनी को अंतिम भारतीय आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र में है इस पर हुआ था। दूसरा है तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। तीसरा है मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक भीम द्वितीय को पराजित किया। और चौथा है महमूद गजनी की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदुओं को उच्च स्थान प्राप्त था। तो इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ ऑप्शन बी और यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सही है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद हुई थी, और मोहम्मद गोरी का ही जो क्या बोलते हैं उसका जो दास था तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और उसी ने दिल्ली सल्तनत की जो पहली जो वंश था गुलाम वंश, क्योंकि वो गौरी का गुलाम था तो इसीलिए उसको गुलाम वंश बोला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसकी नींव रखी गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्नलिखित शासकों का शासनकाल कालानुक्रमिक रूप से बताइए। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो सबसे पहला जो आएगा इसमें आराम शाह, और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, फिर आ जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज, और फिर रजिया सुल्तान, यानी कि सी, डी, बी और ए, इस चारों का क्रम है। तो ये हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। उसने तुर्कानी चहलगानी जो कि 40 तुर्कों का एक ग्रुप था उसका विनाश किया था। प्रस्तुत संदर्भ में किस शासक का उल्लेख हुआ है? तो आप सभी को पता है कि वह बलबन था, और तुर्कानी चहलगानी का जो इसका जो स्थापना किया गया था 40 तुर्क दलों का जो एक दल था, तो ये जो है इल्तुतमिश इल्बारी के द्वारा किया गया था, और बाद में इसको बलबन के द्वारा खत्म कर दिया गया।
नेक्स्ट है कि कथन और कारण दिया हुआ है और उस पर विचार करना है, और जो सही विकल्प जो इसमें सही विकल्प है उसके अकॉर्डिंग हमको चुनना है। तो कथन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया, और कारण है कि उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया था। तो इसमें जो है कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने यह वक्तव्य दिया था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? तो यह बदायूं के द्वारा कहा गया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, अगर आप इसका हिस्ट्री देखेंगे तो कोई भी कार्य जो है इसका सफल नहीं हुआ था, चाहे उसकी राजधानी स्थानांतरण हो, चाहे इसने मुद्रा प्रणाली चेंज की हो, तो कोई भी चीज इसका सफल नहीं हुआ। तो इसीलिए ये जो एक तरह का व्यंग किया गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अग्रलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें जो तीन दिया हुआ है और तीनों को घटनाओं को सही क्रम में सजवाना है। तो पहला था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दूसरा राजधानी परिवर्तन, और तीसरा है खुरासान एवं कराची लवियां। तो इसमें जो सबसे पहला किया गया वह राजधानी परिवर्तन था, जो तुगलकाबाद किया जाने वाला था, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर इसमें दूसरा था सांकेतिक मुद्रा, और लास्ट में किया गया था खुरासान और कराची लवियां। तो यानी कि इसमें हो जाएगा बी, ए और सी। तो बी ए सी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में भी मिलान करना है, तो जिसमें सूची एक में सल्तनत कालीन कर और सूची दो में उसकी प्रकृति दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो इसका जो पहला है वो जजिया है। तो जजिया जो है गैर मुस्लिमों पर जो कर लगाया जाने वाला था, धार्मिक कर था, जो कि कहीं भी कोई हिंदू अगर जाता अपने धार्मिक स्थल पे घूमने तो उसके लिए उसको टैक्स पे करना पड़ता था। दूसरा है खराज। तो खराज जो है यह भूमि पर लगाने वाला एक कर था। फिर है जकात। जकात जो था मुस्लिम पर लगाए जाने वाला कर था, और खुम्स जो है युद्ध में लूट के माल पर जो एक हिस्सेदारी के रूप में लिया जाता था वो है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन में एक स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सबसे पहले कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई थी? तो इसमें हम देखेंगे तो हिसार किया गया था, जौनपुर भी, और फिरोजाबाद भी। आगरा की स्थापना जो है इसके द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। अच्छा चलिए मैं इसका पहले क्वेश्चन कंप्लीट ले लूं। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं। इसमें चार स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत कठोर रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने गढ़ी नामक एक नया कर लगाया जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और तीसरा है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और चौथा है मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो इसमें से जो है पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रक्त और लौह की नीति बलबन बलबन के द्वारा लगाया गया था। और फिर ये भी सही है कि तुगलकाबाद जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया था, और मुबारक शाह खिलजी ही वो पहला सुल्तान था जिसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो इसका मतलब कि एक, तीन और चार सही है, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गढ़ी नामक एक कर तो नहीं। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो तीन ही सही हो जाएगा, 1, 3 और 4, तो वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत आया था। उसके भारत आगमन के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सिंहासन स्थल था, या कौन सिंहासन पे बैठा हुआ था? तो उस टाइम जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तैमूर लंग ने सुल्तान यानी कि डैश सुल्तान के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो जब दिल्ली पे आक्रमण किया गया तैमूर लंग के द्वारा, तो उस टाइम
दिल्ली का शासक जो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। नेक्स्ट है सैयद निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला था सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है, और दूसरा मतलब था सॉरी, और वह तैमूर लंग का सेनापति था। तो इसमें से दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखता था? तो यह सिकंदर शाह लोदी था। चलिए आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो ये आप सभी को पता है कि वह तेलुगु तेलुगु उनकी राजसभा थी, और अष्ट दिग्गज जो थे वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राक्षस नगरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन लगभग पतन हो ही गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली में किस वंश का शासक मतलब शासन था? तो उस टाइम पे तुगलक वंश था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 में जिसमें विदेशी यात्री और सूची 2 में देश को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलान करके देख लेते हैं। इसमें पहला है निकोली कॉन्टी, तो निकोली कॉन्टी जो थे ये इटली के यात्री थे। फिर है डोमिंगो पायस पुर्तगाल के, और उसके बाद अब्दुल रज्जाक ये फारस के थे, और नूनीज ईरान के। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही हैं वो बताना है। पहला है विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोगरे कहा जाता था। हाँ, ऑप्शन दूसरा भी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो भू राजस्व की दर का 1/6वां भाग था, तो ये भी सही है। और चौथा है महानवमी का त्योहार विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राज्य उत्सव था, तो हाँ, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो चारों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसमें कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें पहला है कि विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर कला की एक शैली विकसित हुई, तो इस कला को जो है यक्षिणी यक्षिणी शैली के रूप में जाना जाता है या बोला जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आरिजे मुमालिक किस विभाग का मंत्री होता था? तो यह जो है सैन्य विभाग, आरिजे मुमालिक जो है वह सैन्य विभाग को ही बोला जाता था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता है? तो इसको उस्र बोला जाता था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत साम्राज्य का विभाजन अनेक प्रशासनिक इकाई में किया गया था, तो उसका अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो है घटते क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है उसमें इक्ता आएगा, फिर इक्ता के बाद सिख है, फिर परगना और फिर ग्रामीण। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत कालीन ग्रंथ खजाइनुल फतूह किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसके जो राइटर थे वो अमीर खुसरो थे। तूतीनामा का लेखक तो आप सभी को पता है कि यह जियाउल दीन नक्शवी के द्वारा लिखा गया। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो यह जो है अजमेर में स्थित है, और यह एक मस्जिद है बेसिकली, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण में निम्नलिखित में से किस शासक का योगदान नहीं था? तो इसमें से जो है बलबन का योगदान नहीं है, बल्कि इसमें इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक इस तीनों के द्वारा उस पे काम किया गया था। क्योंकि कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू तो किया गया, लेकिन उसकी मृत्यु बीच में हो जाने के कारण उसका जो है निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया, और फिर बाद में उसकी जो है मरम्मत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसका जो सबसे अभी लेटेस्ट जो उसका 4th फ्लोर है वो बनवाया गया था। 4th या 5th फ्लोर है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इस तरीके से चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलई दरवाजा दिल्ली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा।
ज्वालामुखी मंदिर जिसे सल्तनत कालीन सुल्तान के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, तो यह कहाँ स्थित है? यह नागरकोट का मंदिर था, जिसे मुस्लिम शासकों के द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया था। अब कह रहा है कि मिलान करना है, सूची 1 में आध्यात्मिक नेता है और सूची 2 में वो कहाँ से आते थे, तो उनका जगह का नाम दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलान करके देख लेते हैं। तो इसमें जो है शंकर देव, सबसे पहला जो है शंकर देव, तो शंकर देव जो आते हैं यह आएंगे असम से, तो यह असम से आते हैं। फिर दूसरा है वासवन्ना, होगा यहाँ बसवन्ना लिखा हुआ, तो वासवन्ना जो है यह कर्नाटक से थे। चैतन्य प्रभु आप सभी को पता है कि यह बंगाल से आते थे। और शरफुद्दीन याहिया मानेरी, ये जिनका बिहार में मकबरा है, तो ये बिहार से आएंगे। तो इस तरीके से हम देखें तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो इसमें जो है सबसे पहले रामानंद, फिर कबीर और चैतन्य, ये तीनों का कालानुक्रमिक सही रूप में है। और रामानंद का अगर कालक्रम देखेंगे तो 14 से 15वीं शताब्दी, और कबीर का देखेंगे तो 1440 से 1510, और चैतन्य का 1486 से 1568 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग का दर्शन किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वल्लभाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट है कि पदावली किनके द्वारा लिखी गई थी? तो विद्यापति के द्वारा। अब नेक्स्ट में मिलान करना है, जिसमें सूची 1 में सूफी संत और सूची 2 में उनके लोकप्रिय नाम या फिर जो उपाधि उनको दिया गया था वो दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है शेख अहमद सरहिंदी, तो इनको बोला जाता था मोइजुद्दीन आलिफ। फिर है सैयद मोहम्मद गेसू दराज, तो इनको बंदा नवाज बोला जाता था। शेख नासिरुद्दीन महमूद, इनको चिरागे दिल्ली, और शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है गुरु और उनके शिष्य के रिश्ते का सही अनुक्रम पहचाने। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला है कि बाबा फरीद, बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। बख्तियार काकी और इनके बाबा फरीद थे, और बाबा फरीद के जो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया थे, तो ये क्रम सही है। फिर है बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती, हाँ, तो ये भी क्रम सही है। निजामुद्दीन औलिया शेख नहीं नहीं, इसका ऑप्शन ये 4 गलत है। तो 1 4 गलत है और 2 3 सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में दिया हुआ है गलत मिलान की पहचान करिए। सूची 1 में जो है सिलसिला सूफी संप्रदाय है, और सूची 2 में वह जगह दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। और इसमें पूछ रहा है कि गलत मिलान, तो चिश्ती संप्रदाय जो था दिल्ली और उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र था, और तो ये सही है। और फिरदौसी जो बिहार में था, तो ये भी आपको पता है। और कदरिया जो है उत्तर प्रदेश और दक्कन का है, तो ये भी। सतारी जो है वो राजस्थान का नहीं है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि गलत मिलान पूछा है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार तक सीमित है? तो फिरदौसी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिलान करना है। सूची 1 में सूफी संत है, सूची 2 में अर्थ दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। इसमें पहला है शेख, तो शेख का जो है यह आध्यात्मिक शिक्षक थे। फिर मुरीद, मुरीद शिष्य को बोला जाता था। खानगाह जो है यह धर्मशाला था। और फना जो है यह आत्मविश्वास को बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दारा सिको जो कि शाहजहां के पुत्र थे, किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये दारा सिको जो थे वह कादरिया संप्रदाय को मानते थे। कादिरी बोलते हैं, या कदरिया भी कहीं कहीं बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो यह गुरु अंगद के द्वारा, या गुरु लहना भी इनको बोलते हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया था। किस सिख गुरु की हत्या इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने कर दी थी? तो आप सभी को पता है कि सिख के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या हो गई थी इस्लाम न कबूल करने के कारण। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल के दौरान छठे सिख गुरु गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद कर लिया गया था? तो शाहजहां के द्वारा।
शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में गलत कथन बताना है। तो इसमें से जो गलत कथन है कि वो मंत्रिमंडल के रूप में सामूहिक जिम्मेदारी के साथ मंत्री परिषद के रूप में कार्य करते थे, ये गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सर देशमुखी क्या थी। तो सर देशमुखी जो था एक तरीके का क्या था, जो मराठा साम्राज्य था उसके द्वारा उन क्षेत्रों पर अतिरिक्त 10% का टैक्सेशन लगाया जाता था, जो कि वो मानते थे कि यह भूमि जो है उनकी है या वंशानुगत अधिकारों का दावा करते। तो इसके अलावा एक और भी लगान की भूमि थी जिसको चौथ बोलते थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अब, इसमें बोल रहा है कि सही विकल्पों का पहचान करें और उनका मिलान करना है। तो चलिए सूची 1 में शासक का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो उनका शासन का जो टाइम पीरियड है तो वो दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। संभाजी जो है, संभाजी का हो जाएगा 1680 से 1689, क्योंकि ये शिवाजी के पुत्र थे और शिवाजी की मृत्यु के जस्ट बाद इन्हीं को राज संभालने की जिम्मेदारी इनको मिली थी उत्तराधिकारी के रूप में। नेक्स्ट है हमारा राजा राम। तो राजा राम 1689 से 1700, और फिर साहू जी, तो साहू जी 1707 से 1749, और ताराबाई 1700 से 1710 ईस्वी। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए हम मुरझाते हुए पेड़ के तने पर प्रहार करें और शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। मुगल साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है। तो अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो आपको बिल्कुल पता होगा, ये जो बाजीराव प्रथम के द्वारा बोला गया ये स्टेटमेंट था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो बालाजी विश्वनाथ थे, फिर उसके बाद बालाजी प्रथम, और बालाजी प्रथम के बाद माधवराव प्रथम, और सबसे जो लास्ट में थे वो नारायण राव थे। तो इस तरीके से 1, 1, 2, 4 और 3, यानी 1, 2, 4, 3 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, इसमें मिलान करना है। सूची 1 में जो है मराठा अधिकारी और सूची 2 में उनसे संबंधित विभाग दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है पहला है अमात्य। तो अमात्य जो है इनको वित्त मंत्री को या प्रधानमंत्री, अब जो भी बोलिए, वो विभाग या मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। दूसरा है वकियानवीस। वकियानवीस जो है ये गृह मंत्री होते थे। और फिर हमारा है सुमंत। तो सुमंत जो है विदेश मंत्री को बोलते थे। और सरे नौबत, सरे नौबत जो था सैन्य कमांडर था। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, DBCA। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि नाना फर्नांडीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता था। तो यह जो है उपाधि किनके द्वारा दी गई थी, तो जेम्स ग्रांट डफ के द्वारा। किस राजपूत साम्राज्य ने उत्तर भारत में पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी, तो यह तोमरों के द्वारा बनाया गया था। और इसीलिए तोमर को ही दिल्ली के जो संस्थापक के रूप में, जिसको दहलिका बोलते थे, उसके रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कन्नौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो यह नागभट्ट प्रथम था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है कि मलखंड किस मध्यकालीन राजवंश की राजधानी थी, तो यह जो था राष्ट्रकूट का था। फिर है काव्य शास्त्र पर सबसे प्रारंभिक कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग किस कवि के द्वारा लिखा गया था, तो यह जो है अमोघ वर्ष की रचना थी कवि राजमार्ग। अब इसमें कह रहा है कि गलत मिलान की पहचान करें, जिसमें सूची 1 में युद्ध दिया हुआ है और सूची 2 में उनके विजेता दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान विजेता थे, बिल्कुल सही है। तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 ईस्वी में, और इसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था, तो ये भी सही है। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था और इसमें गयासुद्दीन खिलजी विजेता था, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें मोहम्मद गोरी विजेता था।
तो इसलिए हमारा 3 गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू मंदिर वैष्णववाद आस्था से संबंधित है? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि बाबर की जीत को मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत के निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक कमजोरी इस प्रक्रिया में सबसे निर्णायक साबित हुई? तो यह जो होगा कि भारत की राजनीतिक विखंडन और स्थानीय शासकों के बीच प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित इसमें जो है उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम लगाना है। मध्यकालीन काल के दौरान साम्राज्य घटनाओं पर विचार करें और उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक बताएं। तो इसमें जो सबसे पहला हो जाएगा वह था पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर है खानवा का युद्ध, खानवा के बाद हो जाएगा कन्नौज या बिलग्राम, और लास्ट में है घाघरा का युद्ध। तो इस तरीके से 2 1 3 4 का कॉम्बिनेशन है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है मध्यकालीन काल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो चौसा का युद्ध अकबर और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया, तो नहीं, ये गलत है। दूसरा है गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा लिखी थी, तो ये बिल्कुल सही है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरे लिखी थी, तो ये भी सही है, जो तुर्क भाषा में लिखी गई थी। और चौसा का युद्ध आप सभी को पता है कि अकबर के बीच नहीं हुआ था, बल्कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु का कारण क्या था? तो यह था कि वह सीढ़ियों से नीचे उतरते समय अपने पुस्तकालय की उसे गिर गए थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो गलत कथन दिया हुआ है वो बताना है। तो सूर साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, बिल्कुल सही है। सूर साम्राज्य ने रुपया को एक मानक मुद्रा के रूप में चलाए थे, ये भी सही है। और सूर साम्राज्य की राजधानी आगरा में थी, नहीं नहीं, ये दिल्ली सल्तनत ये थे, तो दिल्ली थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन सी ही इसका गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कलकत्ता से पेशावर तक का जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसको भी जीटी रोड अभी बोलते हैं, इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें मिलान करना है। सूची 1 में प्रशासनिक इकाई है और सूची 2 में उसका मुख्यालय दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। इसमें इक्ता है, सबसे पहला जो प्रशासनिक इकाई दिया हुआ है वह इक्ता है। तो इक्ता को जो है इसका मुख्यालय हकीम, और उसके बाद परगना, परगना सिकदार, ग्राम का सिकदार ए सिकदारान, और सरकार का मुकद्दम। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे 3 2 4 1 का कॉम्बिनेशन है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा गया, किस शासन काल में किसके शासन काल में लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था अकबर के शासन काल में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची एक में जो है वो जो कुछ फेमस कार्य हैं वो दिया गया है, और सूची 2 में वो किस टाइम पीरियड में हुआ है वो दिया गया है। तो चलिए मिलान करके देखते हैं। इसमें पहला है जजिया कर का जो उन्मूलन है, ये 1564 ईस्वी में किया गया अकबर के द्वारा। फिर दूसरा है इबादत खाने का निर्माण। तो इबादत खाने का निर्माण जो है ये 1575 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली जो है यह 1574 ईस्वी में, और दीने इलाही जो है 1582 ईस्वी में किया गया था। तो ये अकबर के द्वारा ये सारा ही महत्वपूर्ण काम किया गया। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक नहीं था? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। उसमें बीरबल था, तानसेन भी, राजा टोडरमल भी। आमिर खुसरो जो थे वो राज दरबार के लेखक थे, लेकिन नवरत्न में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो गलत है। तो हमारा डी डी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही पूछ रहा है कि नहीं शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर टॉमस रो या थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के।
किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद दोनों का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को। नेक्स्ट में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जो है मुगल प्रशासनिक इकाई और सूची 2 में कार्य प्रभारित वो दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। इसमें पहला है सूबा, तो सूबा सिपहसालार, सरकार, सरकार जो है फौजदार, परगना सिकदर और ग्राम का मुकद्दम। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। किस मुगल शासक ने मनसबदारी सुधारों के एक नए भाग के रूप में 2 अस्पा और सी अस्पा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो यह जहांगीर के द्वारा किया गया। दहसाला प्रणाली के तहत भूमि राजस्व का आकलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता था? तो पिछले 10 वर्षों की औसत उपज की जो कीमत होती थी उसके आधार पर। अब इसमें कह रहा है कि अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो चलिए पहला है, यह अधिकारियों के पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों को निर्धारित करने की एक प्रणाली थी। तो ये सही है। मनसब को जात और सवार रैंकों में विभाजित किया जाता था। तो ये भी सही है। मनसबदारों को केवल नगद भुगतान किया जाता था, नहीं तो उसको जमीन भी दिया जाता था, भूमि जागीर के रूप में नहीं। तो ये गलत है। मनसबदारी पद वंशानुगत थे और पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते थे। तो यह जो पद वंशानुगत नहीं था, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर चुने, जिसमें सूची 1 में किताब दिया हुआ है और सूची 2 में उसके लेखक। तो चलिए मिलान करते हैं। इसमें पहला है हसमत उल आरिफीन, तो यह जो है दारासिको के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है फिर फतुहाते आलमगीरी, तो यह ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई। आईने अकबरी, यह अबुल फजल के इसके रचयिता थे और अकबरनामा ये भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पहला है औरंगजेब के बाद कमजोर और अक्षम उत्तराधिकारी, तो ये बिल्कुल सही है। मराठा, सिख और जाट जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय, ये भी सही है। उत्तराधिकार के स्पष्ट और निश्चित कानून का होना, नहीं, ऐसा नहीं था, इसी कारण से। यानी कि 3 गलत है, तो 1 और 2 सही है, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1659 में मनाया गया नवरोज त्योहार किस मुगल शासक से जुड़ा है जिसने इस फारसी मूल के त्योहार को पुनर्जीवित किया था? तो यह जो है औरंगजेब के द्वारा किया गया। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो उस टाइम के जो शासन मोहम्मद शाह का शासनकाल था, और मोहम्मद शाह ही वह अंतिम शासक थे जो तख्ते ताउस पर बैठे थे, और इसके बाद नादिर शाह उसको लेके अफगान चला गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुगल सम्राट अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी? तो यह जो है बीरबल को दिया गया था। मुगल महल में दीवाने खास निजी दर्शकों का हॉल के रूप में जाने जाने वाला एक स्थापत्य विशेषता को अक्सर निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक पहलू के भौतिक प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है? तो यह जो है सुलह कुल की अवधारणा के तहत विविध धार्मिक और दार्शनिक विचारों का संश्लेषण के रूप में देखा जाता है, जिसमें सभी धर्म के व्यक्तियों के साथ आपसी बातचीत किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या चरमोत्कर्ष माना जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को। निम्नलिखित में से कौन मुगल चित्रकला की विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो अगर हम इसमें देखें तो त्रिआयामी परिप्रेक्ष्य पर जोर देना, यानी 3 डायमेंशनल, ये उस टाइम पे नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है पित्राजुआ कला रूप का प्रचलन किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान प्रमुख हो गया था? तो शाहजहां के शासनकाल के टाइम पे। मुगलों के अधीन जागीर प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से ये गलत हो जाएगा कि जागीरदार के पास उसे सौंपी गई भूमि पर मालिकाना अधिकार थे।
मुगल शासन के दौरान सरकार, जो जिला को बोला जाता था, उसके स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता था? तो फौजदार। मुगल शासकों के संरक्षण में, विशेषकर अकबर के शासनकाल में, संगीत का कौन सा रूप सबसे अधिक फला फूला? तो ध्रुपद। ध्रुपद गायक को जो है सबसे ज्यादा विकसित अकबर के द्वारा किया गया। बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो यह जो है तुर्की भाषा में, जिसको चगतई तुर्की भाषा बोलते हैं। किस मुगल सम्राट ने महाभारत के फारसी अनुवाद, जिसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, उसको संरक्षण प्रदान किया था? तो अकबर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। सेन वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है और इस वंश ने किस धर्म को विशेष रूप से संरक्षण दिया था? तो यह जो है सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और इन्होंने शैव धर्म को विशेष रूप से संरक्षण दिया था। कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीर ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मार्तंड सूर्य मंदिर। पल्लव वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों में से एक महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस शासक के शासनकाल में बनवाए गए थे? तो यह नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो कथन बताना है। तो पहला है कि अरब के 712 ईस्वी के सिंध पर हमले के परिणाम स्वरूप भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत का अरब में अनुवाद हुआ। दूसरा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करने के बाद दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और वहां जजिया कर लागू किया। तो इसमें से दूसरा जो है ये गलत है, इसमें पहला सही है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केवल एक ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो कथन बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है इल्तुतमिश ने 1221 में चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया, जो ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गया। तो ये सही है। इल्तुतमिश ने 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और स्वयं को खोखर विद्रोह के दौरान सुल्तान घोषित किया। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश से पहले यहाँ कुतुबुद्दीन 1206 में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और पहले शासक थे और इल्तुतमिश जो है वो द्वितीय। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से देखें तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है कि केवल ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सिंचाई के लिए नहर निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान था? तो यह था गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई और बाद में इसे किस स्थान पर स्थानांतरित किया? तो इसमें जो है पहली राजधानी अनेगोडी था और बाद में इसको विजयनगर पर स्थानांतरित कर दिया था, विजयनगर। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसमें पहला है सूफी संत सफा से बना है और जिसका अर्थ पवित्रता है और सूफी संत स्वयं को ईश्वर का प्रियतम मानते थे। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत में सूफी आंदोलन का आगमन दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हुआ और यह मुख्य रूप से मुगल शासकों द्वारा प्रचारित किया गया। तो नहीं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है गलत मिलान का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय, बिल्कुल सही है। रामानुजन श्री संप्रदाय, तो ये भी सही है। तीसरा है माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय और चौथा है निम्बकाचार्य रुद्र। नहीं, निम्बकाचार्य नहीं होंगे रुद्र संप्रदाय के, इसलिए ऑप्शन डी इसमें गलत पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाबर की जो आत्मकथा है तुजू के बाबरी, इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो बिहार शरीफ में। कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्म स्वामी ने की है। और दूसरा है
सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था। और तीसरा है फिरोज शाह तुगलक ने अपने बंगाल अभियान जो कि 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो इसमें केवल ऑप्शन 1 और 2 ही सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने बिहार पर अभियान किया और उसने बंगाल एवं बिहार पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो यह जो है इल्तुतमिश था जिसने 1225 पर बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो यह था बिहार शरीफ। नेक्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में। तो इस तरीके से 3-1-2 का कॉम्बिनेशन है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था? तो शुद्ध चांदी का दाम, जिसको सिक्का, चांदी के सिक्के को दाम बोला जाता था, उसको प्रचलित करवाया, तो यह नहीं किया गया था। बिहार में चेरो वंश का उदय किस सदी में हुआ था? तो यह हुआ था 12वीं सदी में। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया था। तो मान सिंह ने किस स्थान को बिहार की राजधानी के रूप में विकसित किया था? तो वह था रोहतास। नेक्स्ट है हमारा कि छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार किसके शासनकाल में स्थापित हो गया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। चलिए आगे देख लेते हैं। तख्त श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। 2025 के प्रस्तावित अधिनियम के तहत संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने के लिए एक मुस्लिम को न्यूनतम कितने वर्ष तक धार्मिक निष्ठावान होना चाहिए? तो 5 वर्ष तक। चलिए आगे देखते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। इसमें कह रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा जारी किया जाता है, तो नहीं। दूसरा है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुष तथा महिलाओं दोनों के श्रम भागीदारी दर यानी LFPR में वृद्धि हुई है, तो ये सही है। इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन, तो कि दूसरा ही सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह जो है 2015 में लाया गया था। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। इसमें पहला है इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की है, तो बिल्कुल सही है। उसका विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ये भी सही है। और इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो हाँ ये भी उसमें शामिल था। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस देश ने हाल में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? यह बनाया गया है जापान के द्वारा। हाल में ही किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो यह USA के द्वारा किया गया। IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? तो यह दुबई में। एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह है डोपिंग का पता लगाने के लिए जैविक मार्करों पर नजर रखना। हाल में ही विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह केरल का पोर्ट है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें कथन दिया हुआ है कि अप्रैल 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को FPI और AIF में पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को देखने का निर्देश दिया है। और दूसरा इसका कारण दिया हुआ है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI और वैकल्पिक निवेश कोष AIF में संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की रिपोर्ट सामने आई थी। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में
कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया, तो यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह तमिलनाडु का है। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। दूसरा है कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में वाइड कोडिंग चर्चा में रहा, तो यह किससे संबंधित है, तो जनरेटिव एआई से। अप्रैल 2025 में जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जो भारत की पहली बीएफएसआई क्षेत्र विशिष्ट साइबर सुरक्षा रिपोर्ट है, जिसके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी, तो यह जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कार्टिन, कार्टफिन और सीसा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। पहला है बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत जो कि 9% है उससे अधिक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है बिहार में पंचायती राज संस्था में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है, तो ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है, यह जो है परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और पहला इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि अप्रैल 2025 में भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई हैं। और दूसरा है भागवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं। यह दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत की पहली ट्रेन एटीएम मशीन की स्थापना पंचवटी एक्सप्रेस में की गई, तो यह सुविधा किसके सहयोग से शुरू की गई थी, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा यह एटीएम लगाया गया है। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो कथन बताना है। इसमें पहला है चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, तो ये सही है। दूसरा है यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है, तो ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि 100% इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है, तो नॉर्वे के द्वारा भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जा रहा है, तो जल विद्युत का। अप्रैल 2025 में बिहार के बिजली कोटे से 1820 मेगावाट की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नई यूनिट सबसे अधिक बिजली का योगदान देगी, तो यह देगा 64 थर्मल पावर यूनिट फर्स्ट। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2024 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि एनएच है उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो लगभग 45%। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो कथन बताना है। इसमें पहला है कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है, ये सही है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की
जिम्मेदारी दी गई है, ये भी सही है। तीसरा है कि यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक तारी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है, ये भी सही है। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस खेल को पहली बार 2028 ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है? तो इसमें से जो है एक तो है फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस, तो 2 और 4 ये दोनों ही खेल है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक, इसका 6वां संस्करण जो है 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ। इसका आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन था? तो यह पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्कूली बच्चों के लिए अपार कार्ड निर्माण की प्रगति कितने प्रतिशत है और बिहार देश में इस मामले में किस स्थान पर है? तो इसका जो प्रतिशत है स्कूली बच्चे का 55% और बिहार देश में 21वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट जो है अब 10 जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स का दिया हुआ है, तो मैं आप लोग को इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो 141 का जो आंसर है वो आंसर बी हो जाएगा। 142 का भी बी है और 143 का, चलिए 143 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ 143 नंबर क्वेश्चन का जो है इसका आंसर भी बी दिया हुआ है और 144 का इसका भी आंसर बी हो जाएगा और 145 का आंसर डी है। 146 का आंसर ए है और 147 का आंसर बी हो जाएगा। 148 का आंसर ए हो जाएगा और 149 का आंसर जो है ए है और 150 का आंसर डी है। तो इस तरीके से हमने एडिटोरिया का जो टेस्ट नंबर 4 है उसका सारा ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।